हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं आरटीएमएनयू के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का इनकम टैक्स का यूनिट 1, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स दिया है। तो इनकम टैक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि टोटल इनकम पर्सन की टोटल इनकम पे लगाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर के इनकम पे लगाया जाता है और इसका असेसमेंट और पेमेंट नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर में होता है। ग्रॉस टोटल इनकम यानी पूरी टोटल इनकम जो कि कंप्यूट की गई है और उसमें कोई भी डिडक्शन नहीं किया गया है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। और वही टोटल इनकम यानी क्या? तो टोटल इनकम यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप डिडक्शन कर देते हो 80C टू 80U का, तो उसे बोला जाएगा टोटल इनकम। असेसमेंट ईयर यानी क्या? तो असेसमेंट ईयर यानी कि ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में हो और वो आपके इनकम जिस ईयर में आपने जनरेट की है उसका जो नेक्स्ट ईयर या सक्सीडिंग ईयर होता है, तो वो होता है असेसमेंट ईयर, जिसमें आप असेस करते हो आपकी इनकम को। फिर प्रीवियस ईयर यानी कि ऐसा फाइनेंशियल ईयर जो कि असेसमेंट ईयर के पहले वाला जो ईयर होता है उसे प्रीवियस ईयर बोला जाता है। इसी साल की इनकम को जनरेट करके इसी साल की इनकम को हम कंप्यूट करके इस पे टैक्स हम असेसमेंट ईयर पे देते हैं। इसके बाद है आपको पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। पर्सन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31 में दिया गया है कि पर्सन में इंक्लूड होता है एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारे लोग इंक्लूड होते हैं पर्सन में। पर्सन यानी कि सिर्फ एक इंसान नहीं, तो ये सारी चीज़ें भी पर्सन में इंक्लूड होती हैं पर्सन के डेफिनेशन में। इसके बाद एसएससी यानी क्या? एसएससी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दिया है आपको कि एसएससी यानी कि एक ऐसा पर्सन की डेफिनेशन हमने देखी कि कौन कौन इंक्लूड होता है पर्सन में। तो उनमें से कोई भी अगर एसएससी तब कहलाता है जब, तो उनमें से कोई भी जिसका टैक्स या सम ऑफ मनी इस एक्ट के तहत पेएबल है तो उसे एसएससी बोला जाएगा। और असेसमेंट क्या होता है? ऐसी प्रोसीजर जिसके ज़रिए असेसिंग ऑफिसर एसएससी की इनकम को डिटरमाइन करता है, तो उस प्रोसीजर को असेसमेंट बोला जाता है। एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। एग्रीकल्चरल इनकम सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंडर एग्जेम्प्ट होती है, पर फ्यू स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट बनाया हुआ है, तो उन लोगों पे वो अप्लाई होता है। इसके बाद आपको कंपोजिट इनकम के बारे में बताया गया है। कंपोजिट इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो कि पार्टली एग्रीकल्चरल है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल है, तो ऐसे इनकम को कंपोजिट इनकम बोला जाता है। अब अगर जैसे कि रबर है, रबर में आपको एग्रीकल्चरल इनकम 65% होती है और बिजनेस इनकम 35% की जाती है। कुछ कंपोजिट एक्टिविटी के लिए अगर कुछ ऐसे प्रोड्यूस हैं जो मैन्युफैक्चर और ग्रो हो रहे हैं, तो उनके लिए ऑलरेडी रेशियो डिफाइन कर दिया गया है। जैसे कि अगर रबर का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें एग्रीकल्चरल इनकम 65% होता है और बिजनेस इनकम 35% होता है। वही अगर कॉफ़ी ग्रोन, मैन्युफैक्चर्ड एंड क्योर्ड है, ये आपका प्रोड्यूस है, तो इसके लिए एग्रीकल्चरल इनकम 75% रहता है, बिजनेस इनकम 25% रहता है। अगर कॉफ़ी ग्रोन, मैन्युफैक्चर्ड, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो फिर एग्रीकल्चरल इनकम 60% और बिजनेस इनकम 40% होता है। और वही टी के मामले में एग्रीकल्चरल इनकम 60% और बिजनेस इनकम 40% होता है। अब एओपी और बीओआई में क्या अंतर है? ये एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। इसमें इंडिविजुअल्स भी इंक्लूड होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल एंटिटीज़ जैसे कि कंपनीज, एचयूएफ, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड होते हैं, ना कि कोई कंपनी, एचयूएफ, फर्म, ये सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती है। एओपी कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ क्रिएट किया जाता है और वही बीओआई में कोई कॉमन मोटिव या कॉमन एक्शन, प्रॉफिट अर्निंग का कोई भी कॉमन एक्शन नहीं रहता है। उसके बाद एचयूएफ या हिंदू कोपार्सनरी, एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये टैक्सेबल एंटिटी मेंशन की गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे पर्सन जो कि एक लीनियरली डिसेंडेंट कॉमन एंसेस्टर को फॉलो करते हैं, उनमें
उन सारों को इंक्लूड करते हैं HUF में, और उनके वाइफ्स और अनमैरिड डॉटर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। HUF में दोनों स्कूल ऑफ हिंदू लॉ कवर होते हैं, जो कि दयाभागा और मिताक्षरा। दयाभागा ये प्रिवेलेंट है वेस्ट बंगाल और असम में, और मिताक्षरा सारे इंडिया में प्रिवेलेंट है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। इसके बाद आपको रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में दिया गया है। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से SSC को डिवाइड किया जाता है रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, इस दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस है या नहीं, ये आपको सेक्शन 6 के माध्यम से पता चलेगा। उसमें आपको कुछ बेसिक कंडीशंस दी गई होती है, अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो ही आप रेसिडेंशियल स्टेटस अचीव कर पाते हो। तो बेसिक कंडीशन कौन कौन सी होती है? पहली कंडीशन ये है कि वो बंदा प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ एटलीस्ट इंडिया में रहना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि प्रीवियस ईयर में वो बंदा एटलीस्ट 60 डेज़ इंडिया में रहना चाहिए, और उसके साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल में उसने 365 दिन इंडिया में गुजारे होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन है बेसिक कंडीशन। इसके साथ आपको एडिशनल कंडीशन दी गई है कि वो प्रीवियस ईयर के पहले 10 सालों में एटलीस्ट 2 साल रेसिडेंट रहे इंडिया का, और दूसरी एडिशनल कंडीशन ये प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 सालों में 730 दिन एटलीस्ट इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके लिए एक्सेप्शन क्या क्या दिए हैं? अगर इन केस इंडियन सिटीज़न इंडिया को लीव करता है किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, या अगर वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, तो वो एक एक्सेप्शन में आता है, उसे ये एडिशनल कंडीशन फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। अगर बेसिक कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है या दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है तो वो रेसिडेंट कहलाया जाता है, और बेसिक कंडीशन के साथ साथ दोनों एडिशनल कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती है तो उसे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोला जाता है। और अगर बेसिक कंडीशन के साथ साथ सिर्फ एक ही एडिशनल कंडीशन या एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर उसे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोला जाता है, और अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट बोला जाता है। ये तो थी इंडिविजुअल की रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने की बात। अब अगर आपको HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा उस HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है। अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में होली या पार्टली सिचुएटेड है प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो रेसिडेंट स्टेटस मिलता है उसको। वही अगर उस HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इंडिया के बाहर होली सिचुएटेड है प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो नॉन रेसिडेंट कहलाया जाता है। इसके बाद आपको पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालना वो बताया गया है। उसके लिए हम वैसे ही जैसे HUF का देखे थे वैसे ही इसमें भी हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली या पार्टली भी सिचुएटेड है इंडिया में प्रीवियस ईयर के दौरान तो फिर वो रेसिडेंशियल स्टेटस एक्वायर करता है। वही अगर प्रीवियस ईयर में उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है तो फिर वो नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस एक्वायर करता है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी ये कैसे निकाला जाता है? अगर इंडियन कंपनी है तो फिर इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो हमेशा एक रेसिडेंट कंपनी ही मानी जाती है। बट अगर वो फॉरेन कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस माना जाता है। वही अगर वो फॉरेन कंपनी होने के बावजूद उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया के बाहर है तो फिर उसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट माना जाता है। अब जानते हैं कौन से इनकम टैक्सेबल होते हैं, कौन से नॉन टैक्सेबल होते हैं। तो अगर इंडियन इनकम है, ऐसी इनकम जो कि रिसीव या डीम्ड टू बी रिसीव्ड है इंडिया में, चाहे वो कहीं पर भी एक्रू हुई हो, तो वो टैक्सेबल होती है सारों के लिए, यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए ये टैक्सेबल होती है। और ऐसी इंडियन इनकम जो कि एक्रू और अराइज हुई है आपको
या डीम टू एक्रू और अराइज हुई है इंडिया में, तो वो कहीं पर भी रिसीव हुई हो वो भी टैक्सेबल होती है तीनों के लिए, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। वही फॉरेन इनकम जो है इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। फॉरेन इनकम में ऐसी इनकम जो आपको एक्रू और अराइज हुई है इंडिया के बाहर से और उसके बाद जो बिज़नेस है वो इंडिया से या फिर इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा है या फिर प्रोफेशन सेटअप इंडिया में हुआ है, तो फिर इस केस में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्सेबल होता है और नॉन रेसिडेंट को नॉट टैक्सेबल होता है। और वही अगर इनकम इंडिया के बाहर एक्रू और अराइज हुई है किसी भी अदर सोर्स से, यानी बिजनेस और प्रोफेशन सेटअप से नहीं, किसी अदर सोर्स से, तो फिर ये सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट को ही टैक्सेबल होता है, बाकी दोनों कैटेगरीज को नॉट टैक्सेबल होता है। और जो भी इनकम आपको इंडिया के बाहर एक्रू या अराइज हुई है और इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई है प्रीवियस ईयर के पहले वाले सालों में, और अगर वो आपको प्रीवियस ईयर में आपने इंडिया में रेमिट किया है, तो वो सारी की सारी इनकम तीनों कैटेगरी वालों के लिए नॉन टैक्सेबल होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इसके आगे के सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट की वीडियोस हमारे चैनल पे जल्दी ही अपलोड होने वाली है, उसके लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।